अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उससे लास्ट लेक्चर में हमने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जिक्र किया था। दोनों के लेक्चर्स के लास्ट पॉइंट में मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का आपका जिक्र किया था कि किस तरह अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद लोगों में एक नेशनलिस्टिक और लिबरल फीलिंग्स एग्जिस्ट कर रही थी और लोग चाहते थे कि वो किसी भी, क्योंकि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की सक्सेस के बाद एक चीज़ एविडेंट हो गई कि लोग जब अपना राइट टू रूल या सॉवरेनिटी असर्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और यही आइडियाज़ को फर्दर कैरी किया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। और इसी तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एंड पे हमने ये जिक्र किया था कि ब्रिटेन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो कि फ्रांस का इंपीरियलिज्म था उसको किस तरह चेक किया, क्योंकि उस ब्रिटेन की नेशनल वेल्थ और इकोनॉमिक मेटल उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन पावर्स। तो यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे, उसका और इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश सोसाइटी इन जनरल हम इन दोनों पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ सालों में फ्रेंच रेवोल्यूशन और इसके कॉजेज एंड फर्दर इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो एग्जामिनर का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है। 2020 में भी आया, 2022 में भी आया, लास्ट ईयर 2023 में भी आया। मोर और लेस जो वर्डिंग जो है वो सेम ही है। इसमें भी आफ्टर इफेक्ट्स ही पूछे गए ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इंग्लैंड और बाकी दोनों सवालों में भी यही चीज़ें पूछी गई हैं। ये सवाल को हाईलाइट करने का मकसद ये था कि इस सवाल को मैंने खुद अटेम्प्ट किया था पेपर में, तो मैंने कहा ज़रा मैं भी इसको हाईलाइट कर दूँ। जो चीज़ें लिखी थी मैंने वो ही अल्टीमेटली मैं डिस्कस करूँगा इस लेक्चर के अंदर। ये एक पर्टिकुलर कोट है हैरोल्ड लास्की का, द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टैंड्स इन द सेम रिलेशन टू द 19th सेंचुरी। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन और एक तरह से रशियन रेवोल्यूशन का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया। दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो चेंजेस 19th सेंचुरी के अंदर सेट की, दैट वाज सिमिलर टू व्हाट द रशियन रेवोल्यूशन सेट चेंजेस इन द 20th सेंचुरी। पॉलिटिकल चेंजेस क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आई, इंपीरियलिज्म नेपोलियन का कैसे बढ़ा, उसको कैसे कंट्रोल किया गया, और इसी तरीके से वहाँ पे भी रशियन रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था कि रशिया कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की वहाँ पे जंग नज़र आती है, लेकिन रशियन इंपीरियलिज्म भी हमें वहाँ पे नज़र आता है जो कि ईस्टर्न यूरोप के अंदर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। हम देखेंगे जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे। तो पहला कॉज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का है कि सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी। ब्रिटेन और फ्रांस की में कॉन्ट्रास्ट में एक ये बात बता दूं कि ब्रिटेन में जो है उस टाइम पे एक सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही थी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। फैसले प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट करते थे, लेकिन फ्रांस के अंदर एक एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की थी कि मोनार्की ही जो है वो बैठ के फैसले करेगी। मोनार्की उसके अंदर फिर एक रोल साथ ही में रोमन कैथोलिक चर्च का भी था, और साथ ही में एक अलग रोल नोबिलिटी का भी था। नोबिलिटी बादशाह के दरबारी आप समझ लें। तो ये उस पॉइंट पे पर्टिकुलर क्लासेस थी। इंग्लैंड के अंदर जिस तरह वर्किंग क्लास इमर्ज करना शुरू हुई थी, फ्रांस में उस तरह का अभी तक सीन नहीं था। जो क्लासेस थी वो ट्रेडिशनल आपका एक रूलर जिसे आप किंग कहते थे, क्लर्जी थी जिसमें आपके जो हैं थियोक्रेसी मुल्ला सारे जो कैथोलिक चर्च को बिलोंग करते थे वो आ जाते थे, नोबिलिटी के मेंबर्स जो कि बादशाह के दरबारी थे, और आम अवाम विच वाज आल्सो कॉल्ड द थर्ड स्टेट। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट आर क्लर्जी एंड द नोबिलिटी। अब यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी किस तरह थी कि द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स enjoyed numerous privileges, क्योंकि पेट्रनेज जो थी बादशाह की वो नेचुरली उसकी नोबिलिटी और चर्च के लिए थी, आम आवाम के लिए नहीं थी। और बादशाह उन चीज़ों को पूरा कैसे करता था, अवाम पर टैक्स लगा के, बिकॉज द नोबिलिटी एंड क्लर्जी वर ऑब्वियसली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। इकोनॉमिक क्राइसिस फिर फ्रांस में आया। फ्रांस में जैसे हमने ब्रिटेन में देखा, जब हमने पहला लेक्चर अगर आप याद करेंगे स्टुअर्ट डायनेस्टी किस तरह पार्लियामेंट्री टसल चल रही थी और स्टुअर्ट डायनेस्टी किस तरह अपने आप को वॉर्स में जो है वो इंडल्ज कर रही थी। अब ये देखें, ये बात मैंने आपको जो बताई है ये बात मैंने खुद ही से हिस्ट्री, क्योंकि मैं एक ऑर्डर में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये कंपैरिजंस बड़े अच्छे पेपर में लगते हैं एग्जामिनर्स के लिए। आपको जब आप हिस्ट्री को कनेक्ट कर सकें, इवेंट्स को कनेक्ट कर सकें आपस में। तो मोनार्की जो है एक्सट्रावेगेंट स्पेंडिंग थी मोनार्की की तरफ से। अब वो एक्सट्रावेगेंट स्पेंडिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा, अवाम पे टैक्सेस लगा के। फिर मोनार्की जो थी फ्रांस की, आपने देखा होगा हमने पहले भी डिस्कस किया है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में भी इन्वॉल्व थी, 7 years वॉर में भी थी, स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन में भी जो 18th सेंचुरी के शुरू में हुई उसमें भी इन्वॉल्व थी। फिर मल्टीपल वॉर जो जिसमें मल्टीपल अलायंसेस बीच में बने, जैसे 1717 का अलायंस हमने एक देखा, एक 1725 का अलायंस देखा, फ्रांस उसमें भी इन्वॉल्व था।
तो मतलब आपकी अपनी इकोनॉमिक बेस इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं थी, लेकिन आप खुद फिर भी एक तरह से स्ट्रेटेजिक ओवर स्ट्रेच, जिसे मॉडर्न अल्फाज में कहते हैं, जिसे हम रशिया की अफगानिस्तान में जो डिफीट थी हम उसके लिए भी यही यूज़ करते हैं वर्ड के, क्योंकि इकोनॉमिक बेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, आप जंगों में बहुत ज़्यादा पड़ जाओ तो अल्टीमेटली लोगों पर ही उस चीज़ का आउटकम आता है और लोग ही उस चीज़ को रिजेंट करते हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होता है। फिर इनलाइटनमेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इनलाइटनमेंट पर्टिकुलर फिलोसोफर्स वॉल्टेयर, रोजो एंड मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने जो बात की मेजरली वो तो एक एग्जीक्यूटिव सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की कि तमाम अथॉरिटी जो है वो एक बंदा जो किंग है उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड 3 मोड्स ऑफ सेपरेशन उसने जो है बताए कि एक एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, लेजिस्लेचर और एक जुडिशरी, और कोई भी पावर जो है वो इसको एक सिंगल पावर के अंदर ये पावर्स नहीं होनी चाहिए। रोजो ने इस तरह बात की ह्यूमन लिबर्टी की बात की उसने कि किस तरह रियासत के अंदर रहते हुए कौन कौन से फ्रीडम जो है वो रियासत का फर्ज बनता है उन्हें सिक्योर करने की, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी रोजो ने बात की रियासत की है लेकिन फ्रीडम्स को सिक्योर करने के साथ। वोल्टेयर ने बात की राइट्स ऑफ द मैन की, कि इंसान क्योंकि वो एक इंसान है उसके बुनियादी तौर पर कुछ हकूक होते हैं और वो किसी क्लासेस में सेपरेट होने की वजह से वो हकूक पामाल नहीं की जा सकते, जो कि फ्रांस में उस वक्त जारी था। जैसे 3 क्लासेस का हमने जिक्र किया, 4 क्लासेस वैसे बन जाती हैं, किंग भी था उनमें एक क्लास समझ लें, एक नोबिलिटी क्लर्जी और एक कॉमन पीपल। अब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमेरिकन रेवोल्यूशन। अब मैंने आपको बताया था कि 7 ईयर्स वॉर के बाद फ्रांस अपनी डिफीट को जो है वो एक तरह से बदला लेना चाहता था उसका। तो जब अमेरिकन कॉलोनीज ने रिवोल्ट किया ब्रिटेन के खिलाफ, तो द फ्रेंच सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू अवेंज फॉर द डिफीट दैट दे हैड फेस्ड इन द 7 ईयर्स वॉर। तो उन्होंने जाके अमेरिकन जो रेबल्स थे उनकी मदद की अपने सोल्जर्स के थ्रू। तो इस वजह से लेकिन उसका इफेक्ट क्या आया कि जो सोल्जर्स वहां जाके लड़े थे वो उन रेवोल्यूशनरी आइडियाज से जाके एक तरह से अट्रैक्ट हुए, और उन्होंने देखा कि किस तरह परसिक्यूशन को एक कॉलोनाइजर की या फिर एक जाबिर हुकूमत की परसिक्यूशन को, जुल्म को किस तरह खत्म किया जा सकता है लोगों की एक नेचुरल अपराइजिंग के थ्रू। फेमाइन और फूड शॉर्टेजेस आई, जिनकी वजह से जो ब्रेड प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जंगें जैसे जब भी होती हैं तो इनका इफेक्ट रशिया यूक्रेन वॉर में जैसे रिसेंटली हम देखते हैं, जिसमें वीट प्राइसेस को दुनिया भर में बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि एक तरह से रशिया और यूक्रेन को दुनिया की ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। तो अल्टीमेटली जो फेमाइन और फूड शॉर्टेजेस उस कुछ अरसे में उन हार्वेस्ट भी इतने अच्छे नहीं आए थे, जिसकी वजह से हार्वेस्ट अच्छी नहीं आए, तो फूड की जो प्राइसेस अल्टीमेटली थी वो बढ़ गई। मेजर सप्लाई एंड डिमांड है कि सप्लाई किसी चीज़ की कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ऊपर चली जाएगी। फिर इनलाइटनमेंट ऑफ द बॉर्जुआ क्लास। यहाँ पे बॉर्जुआ क्लास से मुराद वो मिडिल क्लास लोग हैं जिनका रियासत में कोई हिस्सा नहीं था, क्योंकि वो ना नोबिलिटी से ताल्लुक़ रखते थे, ना क्लर्जी से ताल्लुक़ रखते थे, ना किंग के दरबार में उनका जो है कोई इतना ज़्यादा असर था। तो रियासत की तरफ से जो पेट्रनेज थी नेचुरली वो उन्हें हासिल नहीं थी। तो द बॉर्जुआ which were the educated and wealthy middle class played a significant role in the revolution। उन्होंने रिजेंट किया जो नोबिलिटी को पेट्रनेज दी जाती थी, सच एज द एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, कि बादशाह जिससे चाहे जितनी लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जिससे चाहे जितना पैसा दे दे, जबकि पैसा कलेक्ट किस तरह किया जा रहा था मिडिल क्लास को, बॉर्जुआ क्लास को टैक्स करके। सो द अल्टीमेटली द मिडिल क्लास सॉट मोर पॉलिटिकल पावर एंड मोर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इस ये फर्दर हमारे सामने कॉजेज नज़र आते हैं। अब इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है 1789 में, 1792 में एडिक्ट ऑफ फ्रेटर्निटी जो है वो जारी होती है। एडिक्ट ऑफ फ्रेटर्निटी जिसमें वो लाइफ, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जो मेजर उसके गोल्स थे। लेकिन अभी तक जो पावर है ना, और इसमें ये जारी होती, लेकिन अभी तक जो पावर है ना वो किंग से तो छीन लिया जाता है और बादशाह को लटका दिया जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे सिविल वॉर हुई और बहुत ब्लडी सिविल वॉर थी कि बादशाहों को चौराहों पे जाके लटका दिया गया। अगर वो एक मिशेल फोको की किताब है डिसिप्लिन एंड पनिश, उसमें वो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पावर किस तरह इंसान को सब्जुगेट करती हैं उसका भी एक्सप्लेन करता है। तो वो उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही एक तरह से जो उसके स्टार्ट में है वो सीन को एक्सप्लेन करता है। अगर कोर्स से हट के है लेकिन अगर कभी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा।
तो अब हमने ये क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक हमने कॉजेज डिस्कस कर लिए, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पर्टिकुलरली हमने इंग्लैंड के रेफरेंस से डिस्कस करने हैं। अब एक रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड की, आपको पता है पहले ही एक तरह से बिटर रिलेशनशिप पिछली पूरी सेंचुरी में हमने देखा है चलती आ रही थी। वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन में भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, 7 ईयर्स वॉर में भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। तो जब फ्रांस में एक लिबरल रेवोल्यूशन आया जो कि लिबरल आइडियाज को प्रमोट कर रहा था, तो इंग्लैंड ने इनिशियली ये सोचा कि दैट रेवोल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट फ्रांस में आएगी वो एक एलाय होगी इंग्लैंड की, बट वैसा नहीं हो सका। हम रोमांटिक रिवाइवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की यहाँ पे देखते हैं एक बड़ा इंग्लिश, क्योंकि हमने इम्पैक्ट इंग्लिश सोसाइटी पे देखना है, तो हम देखते हैं इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, टेलर कॉलरिज और लॉर्ड बायरन जैसे लोग आते हैं। अब रोमांटिसिज्म क्या होता है कि इसकी बड़ी आसान डेफिनेशन जो मुझे सबसे आसान लगती है कि इंसान का अपना एक्सपीरियंस कैन सर्व एज अ बेटर गाइड टू ह्यूमन डिसीजन मेकिंग रादर देन रैशनैलिटी। अब अगर आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम देखी और डैफोडिल्स, तो उसमें कुछ ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आपको एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक रैशनली चीजें या पेरिसिज्म का लेक्चर दे रहा है। वो सिंपल सी उसने एक पिक्चर जो है स्प्रिंग की देखी जिसमें फूल खिला रहे थे, तो उसने वो पिक्चर जो है अपनी पोइट्री के थ्रू एक्सप्लेन कर दी। तो उसने बेसिकली वो नेचर को एक तरह से एंजॉय किया, जो नेचर को रिलिश उसने एक तरह से किया, नेचर की वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन जब वो अपने ब्लूम पर होती है स्प्रिंग में, उसने उसको एंजॉय किया। तो दिस इज व्हाट रोमांटिसिज्म इज। तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हमें रोमांटिसिज्म का रिवाइवल नजर आता है यहाँ पे। फिर एक और बात है कि यहाँ पे हमें एडमंड बर्ग, who was a member of the Conservative Party, and Edmund Burke is also called the father of modern conservatism, उसकी बुक है Reflections on French Revolution। एडमंड बर्ग क्योंकि कंजर्वेटिव था तो वो इतने ज्यादा स्टेटस को में रेवोल्यूशनरी चेंजेस को अपोज करता था। तो एडमंड बर्ग ने शुरू में ही कहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वुड डिसेंड इनटू केओस, बिकॉज वो बात करता था कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस की अपनी वैल्यू कैरी करती हैं और आप एक साथ उन्हें एक तरह से खत्म करके नए इंस्टीट्यूशंस उनकी जगह नहीं स्टैब्लिश कर सके, वो ऑर्डर आप सोसाइटी में नहीं ला सकते। और एडमंड बर्ग की बात सही साबित हुई जब हमने देखा नेपोलियन ने किस तरह आगे एक्सेसेस अपनी जाके शुरू की। इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग क्लास, that the French Revolution's emphasis on equality and rights of the people had influence on the British working class। जब ब्रिटिश वर्किंग क्लास ने देखा कि किस तरह सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिजेंट किया गया फ्रांस में, तो उन्होंने भी, जो ब्रिटेन में वर्किंग क्लास थी, उन्होंने भी मूवमेंट्स, इस तरह की रेडिकल मूवमेंट्स जाके शुरू की, जिसमें हमने इमरजेंस ऑफ एक चार्टिस्ट मूवमेंट का मैंने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था। और चार्टिस्ट मूवमेंट एक सियासी तहरीक थी, लेकिन इसमें बहुत जगह ऐसे भी हुआ जहां पे वायलेंस का सहारा लिया गया, जिसमें एक फेमस इवेंट है जी न्यूपोर्ट राइजिंग। जब आप इस तरह की डायरेक्ट चीजें कोट करते हैं ना, तो एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट जाता है। इनमें नाम याद कर लें, जरा डिटेल इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या हुआ न्यूपोर्ट राइजिंग में, लेकिन एक चार्टिस्ट वायलेंस को एक तरह से सिग्निफाई करती है। अब ब्रिटेन का रिएक्शन क्या था, अब हम उस चीज की तरफ देखते हैं कि इनिशियली मैंने बताया ब्रिटेन रिएक्शन वाज फेवरेबल, लेकिन बाद में एडमंड बर्ग की बातें जो है वो सही साबित हुई। तो ब्रिटेन ने रिएक्शनरी तौर पर एक ऐसे मेजर्स लिए ताकि वर्किंग क्लास मूवमेंट्स को बेसिकली सप्रेस किया जा सके, ताकि जो केओस फ्रांस में आए वो ब्रिटेन में ना आए, जिसमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन एक्ट्स ऑफ 1799 एंड 1799 एंड 1800, जो कि ने ट्रेड यूनियनिज्म और कलेक्टिव बार्गेनिंग को रिड्यूस किया। ट्रेड यूनियनिज्म, ट्रेड जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, ये उनकी यूनियंस थी, और ब्रिटेन ने चाहा कि इन मूवमेंट्स को सप्रेस किया जाए, कि ट्रेड यूनियन की कोई मूवमेंट कल को ज्यादा केओस सोसाइटी में ना जनरेट कर ले। तो पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशन एक्ट्स उस चीज को सप्रेस करने के लिए थे। तो ब्रिटेन ने पहले तो एक तरह से फेवरेबल रिस्पॉन्स दिया, लेकिन बाद में उन्होंने किसी भी स्टेबिलिटी या फिर किसी भी इंस्टेबिलिटी या फिर किसी भी पॉलिटिकल केओस को रोकने के लिए असल में वर्किंग क्लास की जो मूवमेंट्स थी उन्हें सप्रेस किया। आयरिश रिवोल्ट यहाँ पे जाके बढ़ा, क्योंकि वो भी एडिक्ट ऑफ फ्रेटर्निटी के जो आइडियाज थे, लाइफ, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उन्होंने इस चीज़ को दिया। और फिर आयरलैंड में भी आपको एक तरह से नज़र आता है, जो कि पिट, अब यहाँ पे पिट उस टाइम पे जो था, इसको पिट द यंगर या फिर विलियम पिट इसका पूरा नाम है, लेकिन इसको आम अल्फाज में, आम मतलब फहम में पिट द यंगर भी कहा जाता है।
तो इन्होंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने बेसिकली आयरिश रिवोल्ट क्रश किया और 1800 में एक्ट ऑफ यूनियन आयरलैंड के साथ हुआ ब्रिटेन का। ये सक्सेसफुल नहीं था। Unlike the Act of Union of 1707, which was signed with Scotland, Act of Union of 1800, which was signed with Ireland, was not successful. फिर इसका हम इफेक्ट देखते हैं पार्टी पॉलिटिक्स पे कि द विग पार्टी जो थी वो डिवीजन हो गई। उसमें one faction was led by Edmund Burke and the other faction was led by William Pitt. So जब पार्टी में डिवीजन आई तो इट फर्दर लेड टू द वीकनिंग ऑफ द विग पार्टी। और फिर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स फर्दर यहाँ पे डिमांड किए गए, जैसे हमने 1832 के रिफॉर्म्स की बात की। तो जब हम 1832 के रिफॉर्म्स आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे तो आपने इस हेडिंग के जरिए उसमें मेजर पॉइंट्स उसके मेंशन करने होंगे। अबैंडनमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। अच्छा, ये अब नेक्स्ट लेक्चर की फाउंडेशन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1789 में, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कमेटी जो थी उसको रूल करने के लिए दिया गया और एक सिविल वॉर चली। नेपोलियन एक फेमस जनरल था जिसने एक्सपीडिशंस लीड किए इटली में, इजिप्ट में, और एक 18th ब्रूमेयर, जिसे स्पेलिंग आई गेस ठीक है लेकिन अगर गलत हो तो माजरत। तो 18th ब्रूमेयर एक कू था जो कि नेपोलियन ने किया था और उसके बाद वो पावर में आया था। और नेपोलियन जो वर्चुअल एक एब्सोल्यूटिस्ट रूलर जब फ्रांस का बन गया था तो वो 1804 में बन गया था। लेकिन कहने का ये मकसद है कि नेपोलियन ने 1796 और 1798 में इटली और इजिप्ट में कैंपेन्स लेड की थी। अब उन कैंपेन्स का मकसद एक तरह से फ्रेंच इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देना था। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि उसने अपनी पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन के फॉरेन स्फीयर में, जो कि वो एक आइसोलेटेड पॉलिसी, मतलब एक सिर्फ अपने ही डिसीजंस खुद कर रहा है, बाकी कोलेशन नहीं बढ़ा, ब्रिटेन ने वो अबैंडन की और ब्रिटेन ने बाकी यूरोपियन पावर्स के साथ कोलेशन बनाए तो फ्रांस के इंपीरियलिज्म को डिफीट करने के लिए। अब वो एक कोलेशन नहीं था, वो 1793 से शुरू होके 1815 तक 7 कोलेशंस थे टोटल, 7 कोलेशंस। और पहले 4 के कोई कोलेशंस तो मेरे ख्याल से नाकाम थे, कोई 5वें या चौथे कोलेशंस थे जो जाके सक्सेस आना शुरू हुई, क्योंकि फ्रांस का इंपीरियलिज्म ये बड़ा सक्सेसफुल रहा था। अल्टीमेट ये 1810 तक नेपोलियन ने वर्चुअली तमाम यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया था सिवाय इंग्लैंड के। तो हम ये जाके फर्दर आगे जाके इस चीज को देखेंगे। लेकिन इंग्लैंड ने अपनी पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन को अबैंडन किया और मल्टीपल कोलेशंस बनाए फ्रांस के अगेंस्ट। ये चंद रेफरेंसेस हैं क्रिटिकल एनालिसिस के लिए। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बात है, ये पिट द यंगर की बात है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इसीलिए इसको मैंने ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है कि दैट इट प्रमोटेड अ मायोपिक सेंस ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। कि एक चीज़ जो कि लिबरल आइडियाज़ को एक तरह से प्रोनाउंस करते हुए या प्रोपेगेट करते हुए सीन पर आपके सामने आई है, लाइफ, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, वो किस तरह डिसेंड होती है केओस में और किस तरह वो नेपोलियन के एब्सोल्यूटिस्ट रूल की वजह बनती है। और नेपोलियन का जो एब्सोल्यूटिस्ट रूल था जिसमें उसने बाद में नेपोलियनिक वॉर्स वेज की, ये वो इंपीरियलिस्टिक वॉर्स हैं। इंपीरियलिज्म वैसे मैं ये जनरली काफ़ी वर्ड्स यूज़ करें, इंपीरियलिज्म ऐसा होता है जहाँ पे आप अपनी टेरिटरीज को पॉलिटिकली एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, इंपीरियलिज्म इसको कहते हैं, बाय फोर्स ऑब्वियसली। तो यहाँ पे पैराडॉक्स देखेंगे, फ्रेंच नेशनलिज्म और फ्रेंच लिबरलिज्म जो कि 1789 में आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, उसने लाइफ, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जैसे लिबरल आइडियाज को प्रोनाउंस किया, वो किस तरह डिसेंड होता है केओस के अंदर। ये ही क्रिटिसिज्म हमें लिबरलिज्म का नज़र आता है कि इंग्लिश सोसाइटीज़ जो हैं, यूरोपियन सोसाइटीज़ जो हैं, वो वैसे प्रोफाउंड तो बड़े लिबरल आइडियाज़ करती हैं, लेकिन आज भी वन फॉर्म और दी अदर नियो कॉलोनाइजेशन और कॉलोनाइजेशन के थ्रू वो थर्ड वर्ल्ड को जो है वो सब्जुगेट करने की कोशिशें जारी रखती। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिटेल पढ़ेंगे वो नेपोलियनिक वॉर्स थी क्या, नेपोलियन पावर में आया कैसे,
और इंग्लैंड का क्या रोल था नेपोलियन को डिफीट करने में, जो हम बैटल ऑफ वाटरलू बड़ी फेमस है 1815 में, जहां पे नेपोलियन को अल्टीमेटली आखिरकार डिफीट किया गया। तो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।